शैवाल, एल्गी या फिर जिसे काई भी कहा जाता है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल जानेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ पे भूमंडल पर पाए जाने वाले पौधों का विभाजन दो बड़े विभागों में किया गया है। जो पौधे फूल और बीज उत्पन्न नहीं करते उन्हें क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, और जो फूल, फल और बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें फेनेरोगैम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शैवाल है या फिर जो एल्गी है उन्हें क्रिप्टोगैम्स के थैलोफाइट वर्ग में रखा गया है। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहलाता है। F.E. फ्रिश एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो जो शैवाल हैं उनमें क्लोरोफिल जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्णहरित यहाँ पे पाए जाने के कारण ये बहुधा या फिर अधिकतर हरे रंग के होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनका रंग लाल, भूरा अथवा नीला हरा होता है। अधिकांश शैवाल पानी में, तालाबों में, रुके हुए जलाशयों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पादपों के तनों पर अथवा पत्थर के ऊपर भी उगते हैं। ये हरी परत के रूप में है वो उगते हैं। कुछ नीले हरे वर्ण के जो शैवाल हैं वो स्नानागार या फिर जहाँ पे आपका बाथरूम होता है, जहाँ पे पानी अधिकतर रुका हुआ होता है, आप वहाँ देखते होंगे ग्रीन कलर की छोटे छोटे जो है आपके फर्श में दिखाई देंगे पौधे की तरह। ये ही जो है शैवाल कहलाते हैं। इन्हें हम सामान्य भाषा में एल्गी कहते हैं। ये एक प्रकार का चिकना पदार्थ छोड़ते हैं जिसके कारण बहुत से लोग इससे फिसलकर गिर जाते हैं। पानी में पैदा होने वाले शैवालों का विभाजन दो भागों में किया जाता है। कुछ मीठे पानी के शैवाल होते हैं जो तालाबों, झीलों, नदियों आदि में उगते हैं, तथा कुछ खरे पानी के होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। मीठे पानी के शैवाल को अलवण जल शैवाल या फिर फ्रेश वाटर एल्गी कहा जाता है, और यहाँ पे जो खारे पानी वाले जो समुद्र में उगते हैं उन्हें मरीन एल्गी या फिर समुद्रिक एल्गी कहा जाता है। पानी में या तो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं या फिर ये धरातल पर एक विशेष अंग जिसे स्थापनांग या फिर होल्ड फास्ट कहते हैं उसके द्वारा ये स्थित रहते हैं। यहाँ पे यदि हम इनकी जो रचना है वो देखें तो रचना के हिसाब से शैवालों में बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। कुछ तो अति सूक्ष्म एक कोशिका या फिर यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं जो केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कई सेंटीमीटर लंबे होते हैं जैसे क्लोरेला। ये प्रथम कोटि में आते हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और यहाँ पे बड़े कोटि वाले मतलब जो लंबे होते हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं वे सूत्रवत होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं जो कई कोशिकाओं के बने होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो शैवाल है वो मैक्रोसिस्टिस है जो लाखों कोशिकाओं का बना होता है और कई सौ फुट यहाँ पे ये लंबा होते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक या फिर न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर कोशिका रस भरा हुआ होता है। प्रत्येक कोशिका चारों ओर से कोशिकीय दीवार द्वारा घिरी होती हैं। यहाँ पे पर्णहरित तथा क्लोरोप्लास्ट कोशिका रस में बिखरे हुए होते हैं। यहाँ पे हम यदि शैवालों का जो सामान्य लक्षण या फिर जो कैरेक्टर है उसे पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहें तो ये जलीय पादप है, मतलब कि ये पानी में पाए जाने वाले पादप है। इनका जो पादप, ये जो पादप होते हैं, जो शैवाल होते हैं वे थैलोइड होते हैं। यहाँ पे थैलोइड या फिर सुखायवत ऐसे पादप होते हैं जिनमें जड़, तना एवं पत्ती विभाजित नहीं होता है। आप यहाँ पे कोई पेड़ देखते हैं उसमें आप जड़, तना, पत्ती यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे और बता पाएंगे कि कौन सा जड़ या फिर कौन सा तना या फिर कौन सा पत्ती है। पर यहाँ पे जो थैलोइड पौधे होते हैं उनमें आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है। तो यहाँ पे जो शैवाल है वो थैलोइड होते हैं, और ये थैलोइड जो पादप है वे थैले के समान दिखाई पड़ते हैं। यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट इनका जो लक्षण है वो देखते हैं तो ये जो पादप है, मतलब कि जो शैवाल है वो एक कोशिकीय या फिर मंडलीय या फिर ग्रुप के रूप में या बहुकोशिकीय हो सकते हैं या फिर शाखित हो सकते हैं। इनमें जो भोज्य पदार्थ है उसका संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। ये स्वयं पोषी होते हैं। देखिए इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी कारण ये स्वयं पोषी या फिर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसके कारण ये पौधों की तरह अपना जो भोजन है वो स्वयं बना सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है
है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनका जो सेल है उसमें क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स आदि वर्णक पाए जाते हैं। ये जो पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, इनमें संवहनी ऊतकों या फिर वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, उसका इनमें अभाव पाया जाता है। इनमें जो प्रजनन है वो कायिक या फिर वेजिटेटिव, अलैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों विधियों द्वारा होता है। इनमें जो प्रजनांग है वो एक कोश के होते हैं तथा इनके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। इनमें जो नर प्रजनन अंग है उसे एंथोरिडियम कहा जाता है और जो मादा प्रजनन अंग है उसे ओगोनियम कहा जाता है। यहाँ पे यदि हम शैवालों में जनन या फिर रिप्रोडक्शन देखते हैं तो इनमें मुख्यतः 3 विधियों द्वारा प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला है वर्धी प्रजनन या फिर जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा है अलैंगिक प्रजनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जिसे कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। यदि हम यहाँ पे वर्धी प्रजनन की बात करें तो बहुकोशिकीय शैवालों में वर्धी प्रजनन प्रमुख रूप से विखंडन या फिर जिसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है उसके द्वारा होता है। और जो यूनिसेल्युलर शैवाल होते हैं या फिर एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा ये गुणन करते हैं। और यदि हम यहाँ पे बड़े कोटि के मतलब कि जो बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं तो उनमें अलैंगिक और लैंगिक जो है दोनों प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। यहाँ पे यदि हम अलैंगिक जनन का बात करते हैं तो कुछ शैवालों में जो जल बीजाणु या फिर जूस्पोर्स का निर्माण होता है। ये जूस्पोर जो होते हैं वे जीव द्रव्य का एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और ये जो फ्लैजिला है ये या फिर कसाभिका है उसके सहारे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जल बीजाणु या फिर जो जूस्पोर्स है वो पानी के शैवालों में पैदा होते हैं। ये स्वतः अंकुरित हो जाते हैं और नया जो शैवाल है यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे यदि हम अलैंगिक प्रजनन में फिर से देखते हैं तो जब कभी भी यहाँ पे विपरीत परिस्थिति आती है या फिर जो पानी की है वो कमी हो जाती है तो यहाँ पे अचल बीजाणु या फिर जिसे ए प्लानो स्पोर्स कहा जाता है उसका निर्माण होता है। ये अपने आप को एक मोटे आवरण से चारों तरफ से घिरे होते हैं और इनमें जो फ्लैजिला है उसका निर्माण नहीं होता है। कुछ शैवालों में जो है वो और एक प्रकार से बीजाणु का निर्माण होता है जिसे एकाइनेट्स कहा जाता है। जब यह बनते हैं तो क्या होता है, शैवाल की कोई भी इसमें से जो कोशिका होगी, किसी शैवाल की कोई कोशिका यहाँ पे गोलाकार होकर मोटी सतह के रूप में चारों ओर से अपने आप को घेर लेगी और ये जब विपरीत परिस्थिति रहती है तब ये ऐसे ही रहती है, ऐसी बनी रहती है और जब भी अनुकूल वातावरण इसे प्राप्त हो जाएगा तब ये अपने आप को यहाँ अंकुरित कर लेंगे और ऊपर में जो उस कोशिका की जो मोटी आवरण पाई जाती है वे धीरे से टूट जाते हैं और यहाँ पे जो नवजात शैवाल है उसका निर्माण हो जाएगा। कुछ शैवाल पानी के किनारे पड़े रहते हैं। जब विपरीत वातावरण होता है तब इनकी कोशिकाओं में विभाजन तो होता रहता है पर ये यहाँ पे अलग नहीं हो पाते। पर यहाँ पे जब कोशिका की जो मोटी दीवार होती है और उसके अंदर जो कई प्रकार की कोशिकाएं भरी पड़ी रहती हैं, वे जब भी जो वातावरण है वो अनुकूल हो जाता है तो यहाँ पे ये अंकुरित हो जाती हैं। इस प्रकार का जो अवस्था है या फिर स्टेज है वह पामिला स्टेज कहलाता है। यदि हम लैंगिक जनन देखते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो इस प्रकार के जो जनन है उसमें 2 प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होते हैं और इनकी जो संयुग्मन होता है उससे जायगोट का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। पहला है आइसोगैमस और दूसरा है एनआइसोगैमस और तीसरा है ओगैमस। चलिए पहला देखते हैं आइसोगैमस। इस प्रकार की लैंगिक या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संयुक्त होने वाले जो दोनों गैमेट्स होते हैं वे आपस में बिल्कुल एक समान होते हैं पर इनका जो कार्यकी होता है वो अलग होता है। जैसे कि
थ्रिक्स। दूसरा है यहाँ पे एन आइसोगैमस। इसमें जो दोनों गैमेट्स होते हैं उनका जो आकार और व्यवहार होता है वो अलग होता है। इनका जो साइज है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। जो मादा युग्मक होता है वो बड़ा होता है और जो नर युग्मक होता है वो छोटा होता है। के लिए यदि हम यहाँ पे देखें तो पेंडोराइना इसका एग्जाम्पल है। तीसरा यहाँ पे देखें उगैमस, तो इसमें जो लैंगिक जनन में संयुक्त होने वाले जो दोनों गैमेट्स होते हैं या फिर जो युग्मक होते हैं वे हर दृष्टिकोण से अलग होंगे, मतलब ये पूरी तरह से अलग होते हैं एक दूसरे से। मादा गैमेट्स गोल, बड़ा और अचल होता है, तो यहाँ पे जो नर गैमेट्स होता है वो नाशपाती के आकार के छोटे और चल या फिर मोटाइल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे शैवालों का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। यदि हम देखें तो जो बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक शैवाल होते हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रोडोफाइटा जो कि लाल कलर के होते हैं। सेकेंड है यहाँ पे फियोफाइटा जो कि ब्राउन कलर के होते हैं और तीसरा है यहाँ पे क्लोरोफाइटा जो कि हरे कलर के होते हैं। चलिए एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। पहला है रोडोफाइटा या फिर लाल शैवाल, रेड एल्गी। यदि ये देखें तो ये समुद्री शैवाल है, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनका जो शरीर है वो तंतुवत होता है या फिर पैरेनकाइमी होता है। ये लाल कलर के या फिर नारंगी कलर के हो सकते हैं। यहाँ पे जो कोशिका का जो अंदर है वहाँ पे क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। यदि हम देखते हैं तो इनमें जो भोजन है उसका संचयन यहाँ पे फ्लोरोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। इनका जो जीवन चक्र है उनमें जल कोशिकाएं या फिर मोटाइल जो है सेल वो नहीं पाई जाती हैं। यदि हम सेकेंड की बात, चलिए इसका पहले एग्जांपल देख ले, पॉलीसाइफोनिया। अब देखते हैं फियोफाइटा या फिर जिसे भूरी शैवाल या ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ये भी समुद्री शैवाल होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, पादप शरीर तंतुवत या फिर पैरेनकाइमा हो सकता है, पैरेनकाइमी हो सकते हैं। ये ब्राउन कलर के होते हैं। कोशिका के अंदर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो संचित भोजन होता है वो मैनिटोल, लेमिनेरिन और वसाओं के रूप में यहाँ पे संचित होगा। इनमें जल कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखते हैं तो एक्टोकॉर्पस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे टाइप है हमारा क्लोरोफाइटा या फिर हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी। ये ताजे जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। ये एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। पादप शरीर एक कोशिकीय, कॉलोनियल, तंतुवत, शाखित या फिर अशाखित हो सकता है। ये हरे रंग के होते हैं। कोशिका के अंदर इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यहाँ पे स्टार्च के रूप में भोजन का संचय होगा। जल कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 टाइप के हमारे शैवाल हो गए। पहला है रोडोफाइटा लाल शैवाल, फियोफाइटा ब्राउन शैवाल, तीसरा है क्लोरोफाइटा जिसे ग्रीन शैवाल कहा जाता है। चलिए अब हम इनका आर्थिक महत्व देखते हैं। शैवाल का जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ही है। इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में, उद्योग में और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पे यदि हम देखें तो पिछले 20 वर्षों से कृषि में शैवाल के उपयोग पर बहुत सारे जो है अनुसंधान किए जा रहे हैं। शैवाल वायु से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिकों में यहाँ पे ये बदलता है, मतलब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पौधों के लिए नाइट्रोजन अत्यधिक उपयोगी पोषक तत्व है और इसी कारण ये जो शैवाल है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कृषि के क्षेत्र में। और यदि हम इन्हें देखते हैं तो यहाँ पे हम उद्योगों के दृष्टिकोण से यदि शैवाल का महत्व देखें तो शैवाल से एगार नामक एक जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो निकाला जाता है, जो कि शर्करा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इससे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जो है जीवाणु पोष पदार्थ बनाया जाता है या फिर जीवाणु का जो मीडिया है वो बनाया जाता है। यह फल परिरक्षण में भी काम आता है। यह जेलिडियम और
ग्रोसिलोरिया नामक शैवाल में ये अधिक पाया जाता है। शैवाल से आयोडीन नामक तत्व निकाला जाता है जो कि औषधि और अन्य क्षेत्रों में काम आता है। और यदि हम देखते हैं तो जो रोडिमिनिया और फिलोफोरा है उसका ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसका, आयोडीन वाले शैवाल का। इनमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल मवेशियों के चारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यदि हम देखें तो शैवाल मनुष्य का एक खाद्य पदार्थ भी है। कहा जाता है कि अन्न संकट में शैवाल उपयोगी खाद्य पदार्थ सिद्ध हो सकता है। यदि हम देखते हैं तो ये बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, कृषि हो गया, उद्योग हो गया और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक था शैवाल वो यहीं पे खत्म होता है।